नमस्ते। मैं विनोद चारण, फिजिक्स फॉर यू विनोद चारण आपके यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम ऊष्मागतिकी के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। आज हम ऊष्मागतिकी के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। ऊष्मागतिकी के कितने नियम हैं, क्या क्या इसके अंदर संबंध होते हैं, इन सभी बातों के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। ऊष्मागतिकी के नियम। ऊष्मागतिकी के नियमों के बारे में पढ़ने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, इनके चरों के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। जब भी हम किसी निकाय की अवस्था जब भी हम किसी निकाय की अवस्था के बारे में पता लगाते हैं, जब हम किसी निकाय की अवस्था की बात करते हैं तो क्या है कि उस किसी निकाय की अवस्था किस पर निर्भर करती है? चरों पर निर्भर करती है। किस पर? चरों पर निर्भर करती है। और ये चर इस प्रकार से चुने जाते हैं कि उनकी संख्या क्या हो? नियमित हो, न्यूनतम हो। क्या हो? न्यूनतम हो, यानी चर कम से कम हो। और ये चर इस प्रकार से हो कि हमें निकाय के बारे में संपूर्ण जानकारी दे। ये चर इस प्रकार से लिए जाते हैं कि हमें ये निकाय के बारे में क्या करें? संपूर्ण जानकारी दे। मान लो आपको कोई एग्जाम फाइट कर रहा है, क्या करना है आपको? एग्जाम फाइट करना है। ये लो जी, एग्जाम पास करना है। तो हम क्या करते हैं? हम अपने लिए एक ऐसे टीचरों की व्यवस्था करते हैं जो क्या हो कि न्यूनतम हो। न्यूनतम का मतलब यह नहीं कि एक टॉपिक है, इस टॉपिक पर 10 छोटे छोटे और पॉइंट्स रहते हैं। 10 पॉइंटों को हम ये थोड़ी ना कि इनके लिए अलग अलग टीचरों से पढ़ेंगे। हम ये चाहते हैं कि पूरा का पूरा एग्जाम में कम से कम टीचर या हमें 1 या 2 टीचर से ही पढ़ना पड़े तो हमें कुछ बेहतर समझ में आएगा। ये बात यहाँ पे लागू होती है। हमें निकाय की अवस्था के बारे में ये जानना हो, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना हो तो हमें चरों की आवश्यकता होती है। और ये चर क्या होने चाहिए? न्यूनतम होने चाहिए। तो हम इन्हें शब्दों में व्यक्त करें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि किसी निकाय की अवस्था उसके चरों पर निर्भर करती है। किस पर करती है? उसके चरों पर। उस निकाय के चरों पर निर्भर करती है। और ये चर इस प्रकार से चुने जाते हैं, ये चर इस प्रकार से चुने जाते हैं कि संख्या में क्या हो? न्यूनतम हो। चुने जाते हैं
जो संख्या में क्या हो, न्यूनतम, वह निकाय के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी दे। वह निकाय के बारे में संपूर्ण जानकारी दे। क्या दे मित्रों? संपूर्ण जानकारी प्रदान करें। हमें किसी निकाय के बारे में जानना हो तो उसके लिए हमें चरों की आवश्यकता होती है, और वो चर क्या होने चाहिए? संख्या में न्यूनतम होने चाहिए, और इन चरों के जरिए हमें संपूर्ण निकाय के बारे में जानकारी प्राप्त हो, संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो। तो ऐसे चर ऊष्मागतिकी के नियम के अंदर 4 है, P, V, T और S। P का यहां पे मतलब दाब से है, V का मतलब यहां आयतन से है, और T का मतलब यहां पे ताप से, S का यहां पे एंट्रोपी से। अगर हमें किसी निकाय की ऊष्मा के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो या उसके ऊष्मागतिकी के नियम के बारे में पढ़ना हो तो हमें इन चारों चरों की आवश्यकता पड़ती है, इन चारों चरों की आवश्यकता पड़ती है। टॉपिक शुरू होने से पहले ये बताना आपकी आवश्यकता, एक और पॉइंट है वो भी आपको मैं बता दूं, उसके बाद हमारा टॉपिक शुरू हो जाएगा। इसी टॉपिक से रिलेटेड है। इस टॉपिक के अंदर एक शब्द यूज में आता है मित्रों, ऊष्मा साम्यावस्था या ऊष्मा संतुलन, ऊष्मा साम्यावस्था या ऊष्मा संतुलन। ये शब्द क्या है, ये किस चीज को व्यक्त कर रहा है, इसके बारे में हमें बताना जरूरी है। तो परिभाषा लिखा देता हूं मैं, ऊष्मा संतुलन। कई बार इसको ऊष्मा साम्यावस्था भी कहते हैं, ऊष्मा साम्य साम्यावस्था। ऊष्मा साम्यावस्था वह अवस्था होती है, ऊष्मा साम्यावस्था वह अवस्था होती है जिसके अंदर दोनों निकायों के मध्य कोई भी आदान प्रदान ना हो। ये हमने एक बॉक्स लिया है, ये हमने ये दूसरा बॉक्स लिया है, इसके अंदर गर्म, ये गर्म पानी है इसके अंदर ठंडा। तो इन दोनों को हम किसी पाइप के जरिए जोड़ दें, किसी पाइप के जरिए जोड़ दें तो एक समय में एक ऐसी अवस्था आ जाती है, एक समय में एक ऐसी अवस्था आ जाती है, उस समय इन दोनों के मध्य ऊष्मा का कोई भी आदान प्रदान नहीं होता। जैसे कि पहले तो होता यह है कि ये गर्म जल है, ये ठंडा जल है, ये ठंडा होता जाता है, ये गर्म होता जाता है, इन दोनों के मध्य क्या होता है? ऊष्मा का आदान प्रदान। लेकिन एक ऐसा समय आ जाता है उसके बाद में ऊष्मा का आदान प्रदान होना क्या हो जाता है? बंद। उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? ऊष्मीय साम्यावस्था या ऊष्मा संतुलन। तो इसे शब्दों में व्यक्त करें तो हम कह सकते हैं किसी निकाय की अवस्था वह अवस्था
जिसमें दो निकायों के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो क्या कहलाती है? ऊष्मा संतुलन या ऊष्मा की साम्यावस्था। अब हम चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऊष्मा गतिकी का सुनाकी नियम। क्या पढ़ते हैं? ऊष्मा गतिकी का सुनाकी नियम। ऊष्मागतिकी का सुनाकी नियम। यह नियम हमें तीन निकायों के बारे में रिलेशन बताता है। तीन निकायों के बारे में रिलेशन बताता है। यह बोलता है कि जब ये पहला बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है, ये तीन निकायों के बारे में जानकारी दे रहा हूं। ये बोलता है कि ये तीन निकाय होंगे, ये इन दोनों के मध्य ए बी व सी के मध्य एक ऊष्मा का अवरोधक है। यह कहता है, यह नियम बताता है हमें कि जब दो निकाय ए व बी, जब दो निकाय किसी तीसरे निकाय, जब दो निकाय ए व बी, कौन से ए व बी किसी तीसरे निकाय, किसी तीसरे निकाय सी के साथ साम्यावस्था में हो, साम्यावस्था में हो तो ए व बी भी साम्यावस्था में होगी, हो तो ए व बी उसमें साम्यावस्था में होंगे, उसमें साम्यावस्था में होंगे। जब हम ये ऊष्मा अवरोधक ए व बी के बीच लगा देते हैं, अर्थात ए व बी के मध्य ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं हो रहा है, लेकिन ए व सी का और सी व बी का परस्पर आदान प्रदान हो रहा है, तो
इन तीनों के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान होगा। और यही कंडीशन हम यहाँ अप्लाई करते हैं। ए और बी के मध्य ऊष्मा का क्या होता है, आदान प्रदान। लेकिन ए व सी के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, बी व सी के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। तो यहाँ ए बी के मध्य तो ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, लेकिन सी के साथ ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, अर्थात उसमें साम्यावस्था में नहीं होगी। यही तो ऊष्मागतिकी का शून्याङ्की नियम। हम इसकी व्याख्या लिखते हैं, तो लिखते हैं, आप लोग लिख लेना कि ए बी, ए व बी के मध्य तो ऊष्मा अवरोधक है, अर्थात ए व बी के मध्य ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं हो रहा है। लेकिन सी के मध्य, सी ए बी व सी के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। तो हम लिखते हैं कि माना निकाय ए व बी, क्या लिखेंगे हम, माना निकाय ए व बी, ए व बी एक कुचालक अवरोधक, कुचालक अवरोधक इन दोनों निकायों के मध्य स्थित है, तथा ए बी व सी के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। तो ये तीनों निकाय क्या होंगे, उसमें साम्यावस्था में होंगे। और जब निकाय ए बी के मध्य से अवरोधक को हटाकर, ऊष्मा अवरोधक को हटाकर निकाय ए बी व सी के मध्य लगा दिया जाता है, तो इस स्थिति में ए बी के मध्य तो ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, लेकिन ए बी व सी के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। यह ऊष्मा का शून्याङ्की नियम है। अब हम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या पढ़ेंगे, प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम बोलता है कि जब हम किसी निकाय को ऊर्जा देते हैं, क्या करते हैं हम, किसी निकाय को ऊर्जा देते हैं, किसी निकाय को हम क्या करते हैं, ऊष्मा या ऊर्जा प्रदान करते हैं। किसी निकाय को ऊर्जा दी जाती है, तो यह ऊर्जा दो कार्य करती है, यह ऊर्जा उस निकाय में दो कार्य करती है। एक तो उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा में क्या करती है, आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करती है, जो कि क्या है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करती है, अर्थात यह ताप का फलन होता है, तथा यह ताप का फलन होता है। फलन का अर्थ यहां निर्भरता होती है, उस पर डिपेंड, यह ताप पर डिपेंड करता है। तो दूसरा ये तो होगी उच्च ऊर्जा, उच्च ऊर्जा, और जो बाकी शेष बच गई है निम्न ऊर्जा, शेष ऊर्जा कह दो निम्न ऊर्जा, वो निकाय के द्वारा या निकाय पर किया गया कार्य में खर्च होती है। या हम कह सकते हैं कि जब किसी निकाय को, हम साथ साथ लिख भी देते हैं, जब हम किसी निकाय को
निकाय को ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो यह ऊर्जा दो कार्य करती है। तो यह ऊर्जा दो कार्य करती है। नंबर 1, उच्च ऊर्जा। उच्च ऊर्जा या अपन ऊष्मा भी कह सकते हैं, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करती है। निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करती है। परिवर्तन करती है। जब निकाय के आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो उसके ताप पर भी प्रभाव पड़ता है। तो उसके ताप पर भी प्रभाव पड़ता है। तो हम कह सकते हैं अर्थात यह ताप का फलन है। किसका फलन है? ताप का फलन है। नंबर 2, जो शेष ऊर्जा रह जाती है वह निकाय की, जो शेष ऊर्जा रह जाती है वह निकाय पर या निकाय के द्वारा कार्य करने में खर्च होती है। जो शेष ऊर्जा रह जाती है वह निकाय के द्वारा या निकाय पर किए गए कार्य पर खर्च होती है। किस पर खर्च होती है? कार्य पर खर्च होती है। कार्य पर खर्च होती है। तो हमने क्या किया था, जब हम किसी निकाय को ऊर्जा प्रदान करते हैं, मान लो मैंने किसी निकाय को डेल क्यू ऊर्जा दे दी। क्या दे दी मैंने? डेल क्यू ऊर्जा दे दी। तो यह ऊर्जा उस निकाय की क्या करेगी? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करेगी, एक नंबर। दूसरा क्या करेगी? निकाय पर किए गए कार्य या निकाय द्वारा किए गए कार्य में खर्च होती है। तो हम यूं लिख सकते हैं कि किसी निकाय, हम व्याख्या के अंदर लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं, माना किसी निकाय को डेल की ऊष्मा प्रदान की गई। माना किसी निकाय को डेल की ऊष्मा प्रदान की जाए तो वह ऊर्जा दो भागों में विभक्त होती है। एक तो उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाती है, दूसरा निकाय के द्वारा या निकाय पर किए गए कार्य, इन दोनों के योग के बराबर होती है। इन दोनों के योग के बराबर होती है। यही क्या है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। यही क्या है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। आपको रटाऊंगा नहीं दोस्तों, जो भी पढ़ाएंगे, जो भी बताया जाएगा वो एक चिट अच्छे से अच्छे और आपको एक बार पढ़ते ही याद हो जाए, इस तरह से बताया जाएगा। यहां पे रटाफिकेशन सिस्टम नहीं होगा। तो डेल क्यू क्या होगा? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन वह निकाय पर या निकाय के द्वारा किया गया कार्य के योग के बराबर होता है। इसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। इसे क्या कहते हैं हम? ऊष्मागतिकी का प्रथम।
आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि डेल क्यू क्या है। डेल क्यू निकाय को दी गई ऊष्मा, निकाय को दी गई ऊष्मा du निकाय की आंतरिक ऊर्जा, क्या है? निकाय की आंतरिक ऊर्जा। और डेल डब्ल्यू निकाय पर किया गया या निकाय के द्वारा किया गया कार्य, तो हम कह सकते हैं निकाय पर किया गया या निकाय को दिया गया, निकाय को दिया गया, निकाय पर किया गया या निकाय पर किया गया या निकाय के द्वारा, निकाय के द्वारा किया गया कार्य। अब एक बात और ध्यान देने योग्य, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं यहां से निकाल देता हूं। मित्रों, जब किसी निकाय को ऊष्मा दी जाती है, ऊष्मा दी जाती है, देते हैं, ऊष्मा देते हैं, क्या देते हैं? ऊष्मा, डेल क्यू। तो हम क्या करते हैं? उसे पॉजिटिव मानते हैं या पॉजिटिव, उसका मान क्या लिया जाता है? पॉजिटिव लिया जाता है। जब किसी निकाय को ऊष्मा दी जाती है तो उसका मान पॉजिटिव लिया जाता है। जब किसी निकाय से ऊष्मा लेते हैं, किसी निकाय से ऊष्मा लेते हैं, तो डेल क्यू का मान क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। डेल क्यू का मान नेगेटिव आएगा। एक बात, जब हम किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करते हैं, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है, आंतरिक ऊर्जाएं बढ़ाते हैं, क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, तो du का मान क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। जब किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं तो du का मान पॉजिटिव आएगा। जब हम किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा को घटाते हैं या कमी करते हैं, किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कमी करते हैं, तो उसका मान नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? उसका मान नेगेटिव आएगा। और इसी तरह जब निकाय के द्वारा कार्य किया जाता है, निकाय के द्वारा कार्य किया जाता है, एक होता है निकाय पर कार्य किया जाता है। जब किसी निकाय के द्वारा कार्य किया जाता है तो उसका मान पॉजिटिव, और जब निकाय पर कार्य किया जाता है उसका मान नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? उसका मान नेगेटिव आएगा। एक होता है दोस्तों पीवी आरेख, पीवी आरेख। एक तो हम आरेख बनाते क्यों हैं? आरेख बनाते क्यों?
तो मैं आपको बता देता हूं मित्रों कि हम किसी निकाय की अवस्था को, किसी निकाय की अवस्था को दर्शाने या व्यक्त करने के लिए हम आरेख बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हम आरेख बनाते हैं। और इसके अंदर क्या दिया हुआ है? पीवी। पी का यहां पे मतलब प्रेशर, दाब से है। वी का मतलब वॉल्यूम, आयतन से। किससे है? आयतन से। तो सिंपल सी बात है, देखते ही हमें मालूम हो जाता है कि ये पी व वी के मध्य आरेख की बात हो रही है। किसके मध्य? पी व वी के मध्य आरेख की बात हो रही है। और जब हम इन दोनों के मध्य आरेख खींचते हैं, इन दोनों के मध्य आरेख खींचते हैं, तो P को y एक्स पर लिया जाता है और V को x पर लिया जाता है। और इन दोनों के द्वारा किया गया कार्य, इन दोनों के द्वारा किया गया कार्य, ये लो जी, कितना कार्य किया। मान लेता हूं V1 से V2 है, V1 से V2 है, तो हम कार्य निकालते हैं तो ऐसे लिखेंगे कि P dV का समाकलन V1 से V2 समाकलन के रूप में इसके कार्य को इस टाइप से व्यक्त करते हैं। इस टाइप से हम व्यक्त करते हैं। इसे पीवी सूचक आरेख भी कहते हैं। पीवी सूचक आरेख, पीवी सूचक आरेख। अब मित्रों हम विभिन्न प्रकरणों में किया गया कार्य के बारे में पढ़ेंगे। विभिन्न प्रकरणों में किया गया कार्य के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों इस टॉपिक पर अच्छे से ध्यान देना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत कम होता है। ये हमारे दैनिक जीवन में जुड़ी हुई घटनाओं को लेकर एक टॉपिक बनाया हुआ है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकरणों में किया गया कार्य, विभिन्न प्रकरणों में किया गया कार्य, कार्य निकालते हैं। यानी कि सूत्र के बारे में ध्यान रखना है। तो पहला होगा समदाबी, पहला है समदाबी, समदाबी प्रकरण। एक ऐसा प्रकरण जिसमें दाब को नियत रखकर उसके ताप व आयतन में परिवर्तन करते हैं, तो समतापी प्रकरण। वह प्रकरण जिसमें निकाय के दाब को तो नियत रखते हैं, नियत रखकर उसके ताप व आयतन में परिवर्तन करते हैं,
समदाबी प्रक्रम कहलाता है। हमने क्या करना है कि वह प्रक्रम जिसमें निकाय का दाब क्या हो, नियत हो। दाब कांस्टेंट हो। क्या हो, कांस्टेंट। जब दाब कांस्टेंट है और इस दाब का हम अवकलन करें, क्या करते हैं, अवकलन, तो क्या आएगा, 0। तो किया गया कार्य क्या होता है, हमने पिछले ही फॉर्मूले में लिखा था, पीडीवी का V1 से लेकर V2 तक समाकलन लिखा था। हमें मालूम है कि P क्या है, कांस्टेंट, तो P को हम यहां कांस्टेंट कर देते हैं, V1 से V2, यहां पे क्या आ जाएगा, dV का समाकलन V होता है, तो P ये लो जी, और लिमिट V1 से V2। और हम जानते हैं कि जो ऊपर वाली लिमिट होती है, जो बड़ी लिमिट होती है, वो पहले लिखी जाती है। तो यहां V2 माइनस V1, ये निकाय समदाबी प्रक्रम में निकाय द्वारा किया गया कार्य है। समदाबी प्रक्रम में निकाय द्वारा किया गया कार्य है। अब बात करते हैं समआयतनिक प्रक्रम। समआयतनिक प्रक्रम, समआयतनिक प्रक्रम समआयतनिक प्रक्रम समआयतनिक प्रक्रम वह प्रक्रम जिसमें आयतन क्या हो, नियत हो। ऐसा प्रक्रम जिसमें आयतन नियत हो, वह ताप के मध्य परिवर्तन करे, तो वह समआयतनिक प्रक्रम कहलाता है। दाब को हम नियत कर दिया है, तो दाबी आयतन को हमने नियत कर दिया है, तो इसका अवकलन 0 होगा। क्या होगा, एक नियतांक या कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। तो इसमें किया गया कार्य, मैंने मित्रों आपको इसकी परिभाषा बोल दी है, लिखा ही नहीं, ताकि आप सभी का टाइम बच सके। तो क्या होता है, निकाय पर किया गया कार्य पीडीवी का V1 से लेकर V2 समाकलन। P को हमने बाहर ले लिया, V1 से V2, यहाँ पे dV का हम समाकलन करें। dV क्या है, 0 है, dV का मान 0 है, तो यहां भी जीरो होगा, तो ये स्वतः ही
कार्य क्या हो जाएगा, 0। अर्थात समआयतनिक प्रक्रम में किया गया कार्य 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। एक होता है समतापी प्रक्रम, लिख देते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक होता है समतापी प्रक्रम। नाम से ही पता चलता है समतापी। ताप को तो हम समान रखते हैं, यानी नियत रखते हैं, ताप को नहीं बढ़ा रहे। नियत ताप को नियत रखकर दाब व आयतन में परिवर्तन करें तो यह समतापी प्रक्रम कहलाता है। तो ताप को क्या रखना है, नियत रखना है। ये लो, यहाँ पे नियत ताप को क्या कहते हैं, कांस्टेंट। जब t का d के सापेक्ष अवकलन करते हैं, ये 0। किया गया कार्य समाकलन के रूप में व्यक्त करेंगे तो v1 से v2 pdv का समाकलन। तो इसमें अवस्था हम 2 लेते हैं। क्या लेते हैं, अवस्थाएं 2 लेते हैं। अवस्था फर्स्ट, अवस्था सेकंड। अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे चैनल पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से मेरे को व्हाट्सएप नंबर से मेरे से नोट्स मंगवा सकते। क्या कर सकते हैं, नोट्स मंगवा सकते हैं। V1 से V2 pdv। पहली अवस्था के अंदर P1 V1 व ताप नियत है T। दूसरी अवस्था के अंदर P2 V2 और ताप नियत है। ताप नियत है, ताप क्या है, नियत है। ताप क्या है, नियत है। मैं एक बार साइन आ लेता हूं। ताप क्या है, नियत है। पीडीवी V1 से V2, हमें क्या करना है, P का मान निकालना। P का मान रुद्धोष्म प्रक्रम की अवस्था समीकरण। रुद्धोष्म प्रक्रम की अवस्था समीकरण क्या होती है, PV बराबर nRT। P का मान निकालते हैं तो nRT अपॉन V। n, यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। R गैस नेता,
टी ताप आयतन V है, T दाब, P की जगह में ये वैल्यू पुट करनी है, तो N R T तीनों ही नियतांक है, तो इसको हम बाहर लिख देते हैं, तो 1/V, और ये क्या आएगा dV V1 से V2, W N R T सेम का सेम रहेगा, इसका अवकलन क्या होता है 1/x का अवकलन log x होता है, V1 से V2, W N R T log V2 माइनस log V1 यहां पे लिख देते हैं log V1, चूंकि log A माइनस log B क्या होता है log A बटा B, तो क्या आएगा W इजिकल टू N R T log V2 अपॉन V1, जब हम लॉग का आधार चेंज करते हैं तो 2.303 NRT log V2 अपॉन V1 के रूप में लिख सकते हैं। ये हम आयतन के अनुपात के रूप में व्यक्त कर दिया है समतापी प्रक्रम को। अब दाब के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, रुद्धोष्म प्रक्रम की अवस्था समतापी प्रक्रम की अवस्था समीकरण कहते हैं कि P1 V1 क्या होती है, P1 V1 एक नियतांक होती है, क्या होती है नियतांक NRT, क्या होती है NRT। इसी तरह P2 V2 भी क्या होगा, एक नियतांक के बराबर होगा NRT। इस समीकरण के अनुसार हम यूं लिख सकते हैं P1 V1 बराबर होगा P2 V2 के, बराबर होगा P1 V1 बराबर होगा P2 V2 के। यह इस नियतांक के बराबर है, यह भी इस नियतांक के बराबर है, तो ये स्वतः ही एक दूसरे के बराबर है। इस मान को यहां पे पुट करने के लिए क्या है V2 अपॉन V1, V2 ये इसके बटे में ले जाएंगे तो P1 बटे P2, ये रिलेशन आ गया है दाब व आयतन। तो इस मान को यहां पे रख देते हैं, तो W बराबर 2.303 NRT log P1 बटा P2, हो गया। अब हम रुद्धोष्म प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे। रुद्धोष्म प्रक्रम
वह प्रक्रम जिसमें निकाय व परिवेश के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो, रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? वह प्रक्रम जिसमें निकाय व परिवेश के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो, रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य P dV V1 से V2। रुद्धोष्म प्रक्रम की अवस्था समीकरण, समीकरण से P V की पावर गामा एक नियतांक के बराबर होती है, तो हमें P का मान पुट करना है। P इक्वल टू K अपॉन V की पावर गामा। इसे हम समीकरण 1 दे देते हैं, ये समीकरण 2। इसका मान यहां पे रखते हैं। W इक्वल टू क्या आ जाएगा? K अपॉन V की पावर गामा dV V1 से V2। W K को हम बाहर ले लेते हैं, इसका समाकलन करेंगे V1 से V2 तक। W के नियतांक है ये लो, 1 अपॉन गामा की पावर 1 अपॉन V अपॉन गामा की पावर को हम ऐसा लिख सकते हैं, V1 से V2, V की पावर गामा को ऊपर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और D। अब हम के V1 से V2 इसका समाकलन करते हैं, तो क्या आएगा? V की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन V की माइनस गामा प्लस 1, यानी log x की पावर n का हम x की पावर n का हम समाकलन करेंगे तो x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 आता है। वैसे ही v की पावर माइनस गामा का समाकलन करते हैं हम, तो v की पावर माइनस गामा प्लस 1 बटे माइनस गामा प्लस 1 कौन से नियम के अनुसार? x की पावर n dx के, x की पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1। इसी के तर्ज पे मैंने ये लिखा। इस पावर को मैं बाहर लेता हूं, 1 माइनस गामा, एक को पहले लिख दिया है, गामा को बाद में लिख दिया, कुछ भी चेंजिंग नहीं किया, जैसा है वैसा कर दिया। अब क्या करते हैं,
लिमिट थी v1 से v2, तो गामा की पावर माइनस v की पावर माइनस गामा प्लस 1 को हम v1 से v2 तक लिमिट में मान रखते हैं, लिमिट का मान v के अंदर रखते हैं। तो क्या करते हैं, जो बड़ी वाली लिमिट होती है वो पहले लिखी जाती है। तो यहाँ पे ये बड़ी वाली लिमिट का मान रख दिया मैंने, माइनस छोटे वाली, ये लो जी। समाकलन कर दिया, लिमिट का मान रख दिया। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे लिखता हूं, के को अंदर की तरफ ले जाते हैं, के को क्या करते हैं अंदर ले जाते हैं, इस के को इससे भी गुना हो गया, इससे भी, ये लो जी, ये के रख दिया मैंने, ये जी, एक स्टेप कम कर दिया, इस के को हमने क्या किया अंदर की तरफ रख दिया। अब करना क्या है कि रुद्धोष्म प्रक्रम की अवस्था समीकरण कहती है अवस्था समीकरण के अनुसार P1 v की पावर गामा एक नियता k के बराबर होती है, P2 v2 की पावर गामा एक नियता k के बराबर होती है। तो हम लिख सकते हैं W, k का मान क्या रखेंगे हम, यहाँ पे k का मान रख रहे हैं हम, और कुछ नहीं किया है, k का मान रखते हैं यहाँ पे P1 v1 की पावर गामा, तो इससे ये डॉट लगा देते हैं, ये लो डॉट v2 माइनस यहाँ पे v2 की वैल्यू गामा प्लस 1 माइनस यहाँ पे क्या k का मान रखते हैं, k का मान क्या है P1 v1 की पावर गामा डॉट v1 का मान यहाँ पे रख देते हैं माइनस गामा प्लस 1। बड़ा ही शानदार है अगर आप इसे समझने की कोशिश करें। गामा से गामा का पद कैंसिल होता है, ये देख लीजिए, ये v2 है, ये v2 है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या w बराबर 1/1 माइनस गामा, यहाँ पे हमारे पास P2 v2 बचा है, पावर 1 बच गई है, ये प्लस वाली प्लस 1 है ना, ये आ गया, और इधर क्या होगा P1 v1 हो गया। आदर्श गैस की समीकरण क्या कहती है, आदर्श गैस की समीकरण क्या कहती है, आदर्श गैस की समीकरण, थोड़ा सा यहां से मिटाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आदर्श गैस की समीकरण से PV बराबर nRT, T1 P2 V2 इक्वल टू nRT। इस समीकरण को इसके अंदर पुट करते हैं, क्या करते हैं पुट करते हैं, क्या आएगा W 1/1 माइनस गामा P1 V1 की जगह nRT, T1 माइनस nRT2, ये 2 आएगा, ये 1 है। मैं इसे यहाँ रखता हूं, यहाँ लिखता हूं W बराबर 1 माइनस गामा n
nRT2 माइनस nRT1। लो जी, यहां पे nr कांस्टेंट है, इसे मैं यहां बाहर लिख दिया। तो अंदर क्या होगा T2 माइनस T1, W बराबर nR/1 माइनस गामा। ये माइनस अंदर की तरफ भेजता हूं तो क्या रहेगा गामा -1, और ये अंदर की तरफ माइनस से गुणा करते हैं या तो हम क्या करते हैं T1 माइनस T2। ये क्या है रुद्धोष्म प्रक्रम की अवस्था समीकरण में रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य है। ये क्या है रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य, क्या ये रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य। आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलेंगे आगे के क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, नमस्ते।